गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह की गर्मा गर्म चाय के साथ मैं हूं आपका दोस्त ऋतुराज। नया दिन है, नई सुबह है तो नई जानकारियां भी होनी चाहिए। करंट अफेयर्स के साथ, डेली का करंट अफेयर्स के साथ मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्विज। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिए। चलिए जान लेते हैं आज के दिन 15 सितंबर के दिन देश और दुनिया के इतिहास में क्या प्रमुख घटनाएं हुई थी। हम सारी देखेंगे एक एक करके। आज ही के दिन 1860 में भारत के सबसे बड़े इंजीनियर समझे जाने वाले एम विश्वेश्वरैया जी का जन्म हुआ था। इसे देश में इंजीनियर्स डे के नाम पर भी या इंजीनियर्स डे के तौर पर मनाया भी जाता है, इनके जन्मदिन पर। एम विश्वेश्वरैया। चलिए अभी और कुछ जानकारी जान लेते हैं इनके बारे में। वह भारत के सबसे विपुल सिविल इंजीनियर थे जिन्होंने बांध बनाने वाले अर्थशास्त्री और राजनेता बन गए। तो ये इंजीनियर भी थे, बांध बनाने वाले भी थे और अर्थशास्त्री, राजनेता भी बन गए। वह 20वीं सदी में भारत के सबसे प्रमुख बिल्डरों में से एक थे। जब विश्वेश्वरैया 1912 से 1918 तक मैसूर के दीवान थे, उन्होंने राज्य को उस समय बदल दिया उन्होंने उस राज्य को उस समय बदल दिया जिससे तब उस टाइम का मॉडल राज्य भी कहा जाता था। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया था, जब 1912 से लेके 1918 तक ये मैसूर के दीवान थे, तब उन्होंने वहाँ पर उस राज्य को पूरी तरह से बदल दिया था। तब वो उस टाइम पे मॉडल राज्य हुआ करता था, भारत के अंदर मॉडल राज्य हुआ करता था। तब 1912 से लेके 1918 की टाइम की बात कर रहा हूँ मैं। चलिए आगे बात करते हैं। अपनी कई औद्योगिक, आर्थिक और सामाजिक परियोजनाओं के लिए उन्हें आधुनिक मैसूर का पिता भी कहा जाता है। तो यहाँ पे हमको एक काम की चीज और क्या मिल गई कि भाई आधुनिक मैसूर का पिता किसे कहा जाता है? एम विश्वेश्वरैया जी को कहा जाता है। अब और आगे बात कर लेते हैं। विश्वेश्वरैया मैसूर में कृष्ण राजा सागर बांध के निर्माण के लिए प्रमुख अभियंता भी थे, प्रमुख इंजीनियर भी थे। कौन सा बांध? मैसूर में कृष्ण राजा सागर बांध। चलिए, जो उस समय एशिया में सबसे बड़ा बांध हुआ करता था। 1909 में जब हैदराबाद शहर बाढ़ की आशंका में था, तब विश्वेश्वरैया को शहर में बाढ़ प्रूफ बनाने के लिए विशेष सलाहकार इंजीनियर के रूप में नियुक्त किया गया था। उनके आविष्कार इंजीनियरिंग कार्य ने विशाखापट्टनम बंदरगाह को समुद्री कटाव से बचाया था। तो यहाँ पे इनकी मेन काम की चीजें और क्या मिल गई, इसलिए ये फेमस थे कि भाई ये प्रमुख मैसूर सागर जो बांध है हमारा, कृष्ण राजा सागर बांध है, उसके प्रमुख अभियंता तो थे ही साथ में उस टाइम पे ये एशिया का सबसे बड़ा बांध था। 1909 में जब हैदराबाद शहर बाढ़ में आ रहा था, बाढ़ की बहुत बड़ी आशंका थी उस समय, तब विश्वेश्वरैया जी ने उस शहर को बाढ़ प्रूफ बनाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। वह उस टाइम विशेष सलाहकार इंजीनियर के रूप में नियुक्त किए गए थे। चलिए, उसके आविष्कार इंजीनियरिंग कार्यों की वजह से ही विशाखापट्टनम बंदरगाह को समुद्री कटाव से बचाया गया था। ये बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पर। इस प्रकार की इंजीनियरिंग का यूज करना और अपने दिमाग का उपयोग करना, इसी वजह से आज के समय में ये हम इनको इंजीनियर्स डे के रूप में मनाते हैं। इनको सबसे बड़ा इंजीनियर बोला जाता है। विश्वेश्वरैया जी ने 1917 में बेंगलुरु में गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की, जिससे बाद में उनके सम्मान में यूनिवर्सिटी विश्वेश्वरैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का नाम भी दे दिया गया। भारत के निर्माण में उनके उत्कृष्ट योगदान के कारण सरकार ने उन्हें 1955 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया। उन्हें किंग जॉर्ज पंचम द्वारा ब्रिटिश नाइटहुड से भी सम्मानित किया गया था। इसी वजह से उनके नाम के आगे साहब, इसको इंग्लिश में सर भी बोलते हैं, सर लगाया जाता था। तो उनका नाम, इस उपाधि की बात क्या था, सर एम विश्वेश्वरैया जी। ये किसने दिया था? जो ब्रिटिश के जो राजा थे किंग जॉर्ज पंचम, इन्होंने ब्रिटिश नाइटहुड की सम्मान यहाँ पर दिया था इनको। चलिए और जान लेते हैं इसके बारे में। इसी दिन 1876 में शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी का जन्म हुआ था। 1890 में हरक्यूल पायरॉट, मिस पार्पल और पार्क पाइन जैसी जासूसी किरदारों में जान डालने वाली अगाथा क्रिस्टी का जन्म हुआ था। ये बहुत फेमस अभिनेत्री थी, इनका जन्म हुआ था।
आगे बात करेंगे 1909 में तमिल नेताओं में सबसे ऊंचा कद रखने वाले CN अनारदुरई का जन्म भी इसी दिन हुआ था। कब हुआ था? 15 सितंबर को हुआ था। 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन की वायुसेना ने यह दावा किया, जिसने हिटलर की जर्मन वायुसेना को शिकस्त कर दिया था। चलिए चलिए 2008 में अमेरिका के सबसे बड़े बैंकों में से एक लीमन ब्रदर्स ने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया था। 2008 में बहुत बड़ा बैंक हुआ करता था अमेरिका का। यह अब तक की अमेरिकी इतिहास की दिवालिया होने की सबसे बड़ी घटना है। यह बहुत बड़ा बैंक हुआ करता था लीमन ब्रदर्स के नाम से। लीमन का दिवालिया होना वैश्विक मंदी के कारणों में से भी एक था। इसी वजह से अमेरिका में बहुत बड़ा जो वैश्विक मंदी आई थी, इसी वजह से आई, क्योंकि ये बैंक जो था दिवालिया हो गया था। इसकी वजह से इनके जितने भी जो पार्टनर्स थे और जितने भी इनके जो सहयोगी थे और इनके जो कस्टमर्स थे, उन सभी का नुकसान हुआ, क्योंकि इनके बड़े बड़े ही कस्टमर थे। तो कुल मिलाकर पूरे अमेरिका में वैश्विक मंदी इसी वजह से आई थी। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो ये तो था हमारा क्या आज के डेट में क्या क्या प्रमुख घटनाएं हुई थी। अब हम वापस आ जाते हैं अपने करंट अफेयर्स की तरफ। संयुक्त राष्ट्र दक्षिण दक्षिण सहयोग का दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके पास 10 सितंबर, 11 सितंबर, 9 सितंबर, 12 सितंबर या फिर 13 सितंबर। क्या बोल रहा है? संयुक्त राष्ट्र दक्षिण दक्षिण सहयोग दिवस कब मनाया जाता है? चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए, क्या रहने वाला है? 10 सितंबर, 11 सितंबर, 9 सितंबर या फिर 13 सितंबर। चलिए इसका आंसर रहने वाला है 12 सितंबर। अब इसके बारे में कुछ जानकारी भी देख लेते हैं। दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र दिवस 2011 से प्रत्येक वर्ष 12 सितंबर को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दक्षिण दक्षिण सहयोग दिवस 12 सितंबर को मनाया जाता है। दक्षिण में क्षेत्रों और देशों के द्वारा हाल में वर्षों में किए गए आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक विकास के जश्न मनाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने मुख्य अनुपालन अधिकारी CCO की नियुक्ति के लिए नए दिशा निर्देशों को अधिसूचित किया। इस पद के लिए अधिकतम आयु सीमा क्या है? आपको इसको बताना है कि CCO नियुक्ति के लिए नए दिशा निर्देश दिए गए थे, तो इसके लिए कुछ नियम में चेंजेस किया गया। तो अब कुछ जो आयु मतलब या आयु में कुछ चेंजेस किए गए हैं, तो इस पद के लिए आयु में क्या फिक्स किया गया है ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास 50 वर्ष, 65 वर्ष, 55 वर्ष, 60 वर्ष या फिर 70 वर्ष। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए, क्या रहने वाला है? चलिए इसका आंसर रहने वाला है 55 वर्ष। 55 वर्ष से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब इसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन और जान लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने मुख्य अनुपालन अधिकारी, जिसको CCO भी बोलते हैं, की नियुक्ति के लिए वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अपनाई जाने वाली दिशा निर्देश जारी की है। CCO की नियुक्ति के लिए एक टेनर न्यूनतम निर्धारित कार्यकाल 3 वर्ष से कम नहीं होगा। तो यहाँ पे एक चीज उन्होंने दे दी भाई कि इसका जो निर्धारित कार्यकाल है वो 3 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। मिनिमम आपको 3 वर्ष के लिए तो नियुक्ति देना ही देना है, परंतु साथ ही साथ में कुछ और चीजें क्या दे दी, इनकी आयु जो है वो 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। क्लियर हो की बात है? न्यूनतम कार्यकाल क्या बता दिया कि भाई 3 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, परंतु अधिकतम आयु बता दी कि 55 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये अधिसूचना जारी की गई। चलिए आगे बात करेंगे। फरवरी 2021 में बेंगलुरु में एरो इंडिया 21 फरवरी 2021 का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाने वाला है? चलिए इसका आंसर आप मुझे दीजिए, क्या रहने वाला है? फरवरी 2021 में बेंगलुरु में एरो इंडिया 21 होने वाला है। कब होने वाला है? फरवरी 2021 में होने वाला है। तो आपको ये बताना है ये कौन सा संस्करण है, कौन सा वर्जन यहाँ पे होने वाला है, कौन सा साल है यहाँ पे इसका। तो बताइए इसका आंसर क्या रहने वाला है? 15वां संस्करण, 13वां संस्करण, 17वां संस्करण, 11वां संस्करण या फिर 18वां संस्करण। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए, क्या रहने वाला है, कौन सा संस्करण रहने वाला है? इसका आंसर रहने वाला है 13वां संस्करण। 13वां संस्करण होने वाला है। चलिए इसके बारे में कुछ जानकारी और ले लेते हैं। एरो इंडिया 2021 में होना है, इसलिए इसको 21 बोला जा रहा है। का 13वां संस्करण
3 से 7 फरवरी 2021 तक बेंगलुरु कर्नाटक के यलहंका वायुसेना स्टेशन में आयोजित किया जाना है। तो यहाँ पे हमको काम की चीजें क्या मिल गई भाई, कहाँ पे होना है ये, बेंगलुरु कर्नाटक के यलहंका वायुसेना स्टेशन में किया जाना है। ये 13वां संस्करण है एयरो इंडिया 2020। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा रैंक है? चलिए इसका आंसर आप मुझे दीजिए, कौन सा रैंक मिला है ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में भारत को? 116, 105, 98, 132 या फिर 124? चलिए इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको इसके आने वाले जो वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपको डेली के करंट अफेयर्स के क्विज मिलते रहेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करना ना भूलें, और साथ ही साथ में अगर आपको इसके आंसर्स आते हैं तो प्लीज कमेंट करके देते जाइए आंसर, कि आप इसके आंसर्स दे पा रहे हैं, मुझे पता भी चलता जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसका आंसर रहने वाला है 105। 105वें स्थान पर रह गया था। फ्रेजर इंस्टीट्यूट कनाडा द्वारा विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का स्कोर कितना है? 6.57 टोटल 10 में से। इसमें इस वजह से 105वें स्थान पर भारत रह गया है। तो यहाँ पे 6.56 नंबर मिले हैं कितने में से? आउट ऑफ 10। और इस वजह से हमारा स्थान कितना है? 105वें स्थान पे भारत है। और यहाँ पे हमको काम की चीजें क्या मिल गई है कि विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जो है ये कौन देता है? फ्रेजर इंस्टीट्यूट देता है, कनाडा। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व प्राथमिक उपचार दिवस 2020 किस दिन मनाया जाता है? चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए। विश्व प्राथमिक उपचार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 11 सितंबर, 10 सितंबर, 28 सितंबर, 12 सितंबर या फिर 24 सितंबर। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए, क्या रहने वाला है? चलिए इसका आंसर रहने वाला है 12 सितंबर। कितना? 12 सितंबर। चलिए इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन और जान लेते हैं। चोटों को रोकने और जीवन को बचाने में प्राथमिक चिकित्सा के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल सितंबर के दूसरे शनिवार को विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। इसलिए 12 सितंबर को इस बार 12वां पड़ा है। यहाँ पे दूसरा सप्ताह कौन सा था, दूसरा शनिवार कौन सा था, यहाँ पर बात कर रहे हैं यहाँ पे दूसरा शनिवार। हर सितंबर के दूसरे शनिवार को यहाँ पे 12वां पड़ रहा है यहाँ पे आज के दिन। तो यहाँ पे क्या हो गया, 12 सितंबर को विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस मनाया जा रहा है इस बार। चलिए तो यहाँ पे हमको काम की चीज क्या मिल गई कि विश्व प्राथमिक उपचार दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? हर साल सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। और इस बार 12 तारीख पड़ी थी हमारी, तो 12 सितंबर को मनाया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ने किस बॉलीवुड अभिनेता को बच्चों के अधिकारों के लिए चलाए जा रहे अभियान फॉर एवरी चाइल्ड के लिए अपना सेलिब्रिटी एडवोकेट चुना? सेलिब्रिटी एडवोकेट यहाँ पे चुन रहा है कौन? संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। यहाँ पे जो अभियान है इसका नाम हमको क्या मिल गया? फॉर एवरी चाइल्ड। चलिए ऑप्शन आपके पास है ऋतिक रोशन, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, आयुष्मान खुराना या फिर राजकुमार राव। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए, क्या रहने वाला है? चलिए इसका आंसर है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, इसको यूनिसेफ भी बोला जाता है, ने बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना को बच्चों के अधिकार का अभियान जो चलाया गया था फॉर एवरी चाइल्ड जिसको बोलेंगे, सॉरी हर यहाँ पे मिसप्रिंट है, एवरी चाइल्ड के लिए अपना सेलिब्रिटी वकील, यहाँ पे वकील से मतलब एडवोकेट है। एडवोकेट का मीनिंग क्या होता है? वो व्यक्ति या वो संस्था जो किसी भी व्यक्ति को सलाह देती है, एडवोकेट करती है, वो कहलाता है कौन? एडवोकेट। तो यहाँ पे वो सलाह देने के लिए ही तो ये नियुक्त किया है ना भाई इनको, कि आप एवरी चाइल्ड, उनकी शिक्षा के लिए, उनके अधिकारों के लिए आपको सलाह देना है। सलाह आप कैसे देंगे? एक एक बच्चे को तो दे ही सकते हैं, साथ ही साथ में ये एड वगैरह करके या कैंपेन चलते हैं, इस वजह से
जो संयुक्त राष्ट्र है अपने जो पूरे दुनिया में जितने भी बच्चे हैं उनके अधिकारों के लिए जो कैंपेन चलाते हैं, इसके लिए इनको चुना गया। किसको चुना गया? आयुष्मान खुराना जी को चुना गया था। ये सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाए गए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में 209 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशंस लॉन्च किया? चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए। सबसे बड़ा पिगरी मिशन लॉन्च किया है किस राज्य की सरकार ने? 209 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं यहाँ पे, ये 209 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। चलिए ऑप्शन है आपके पास अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम या फिर नागालैंड। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए। सबसे बड़ा पिगरी मिशन लॉन्च किया है किस सरकार ने, किस राज्य सरकार ने? चलिए इसका आंसर है मेघालय। मेघालय की राज्य सरकार ने 209 करोड़ रुपए के परिवहन के साथ भारत का सबसे बड़ा पिग्गी मिशन, जिसको पिग्गी मिशन भी बोला जाएगा, लॉन्च किया है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारतीय वायुसेना, जिसको हम बोल सकते हैं इंडियन एयरफोर्स में, कितने राफेल विमानों को औपचारिक रूप से शामिल किया गया? चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अभी रिसेंट में, अभी सिर्फ टीवी में तो यही चल रहा था, जब राफेल का जो मुद्दा चल रहा था उस टाइम सिर्फ टीवी में ही वही चल रहा था, राफेल राफेल राफेल। तो ये तो आपको पता ही होगा कि भाई कितने राफेल को हमने यहाँ पे शामिल किया है औपचारिक रूप से। ऑप्शन है 10, 3, 5, 6 या फिर 8। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए जल्दी। मैं आशा करता हूं कि इसका आंसर आपको पता ही होगा। चलिए इसका आंसर रहने वाला है 5। क्या है? 5। 5 राफेल लड़ाकू जेट के पहले बैच को औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में 10 सितंबर 2020 को अंबाला के वायुसेना स्टेशन में शामिल किया गया। ऑफिशियली यहाँ पे 5 राफेल को यहाँ पे शामिल किया गया भारतीय वायुसेना में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्टअप और उद्यमियों के बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए किस बैंक ने आई स्टार्टअप 2.0 एक स्टार्टअप बैंक खाता लॉन्च किया? ऑप्शन है आपके पास भारतीय स्टेट बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक या फिर पंजाब नेशनल बैंक। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए क्या रहने वाला है। स्टार्टअप और उद्यमियों के लिए, बिजनेसमैन के लिए यहाँ पे बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए किस बैंक ने आई स्टार्टअप 2.0 एक स्टार्टअप बैंक लॉन्च किया है? चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए क्या रहने वाला है। इसका आंसर रहने वाला है आईसीआईसीआई बैंक। स्टार्टअप और उद्यमियों के बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए आईसीआईसीआई बैंक ने आई स्टार्टअप 2.0 नाम से एक नया उत्पाद लॉन्च किया, जिसका मेन उद्देश्य क्या था कि भाई जो स्टार्टअप्स हैं, जो अभी नया बिजनेस चालू कर रहे हैं और जो बिजनेसमैन हैं, उद्यमी हैं, उनको जिस भी प्रकार की किसी प्रकार की बैंकिंग जरूरतें जो होगी उसको पूरा करने के लिए सभी प्रकार की सहायता उपलब्ध कराना एक ऐप के थ्रू। अब भाई हमारे पास बार बार मत आइए, आपको हमारे पास बार बार नहीं आना है किसी प्रकार, क्योंकि अभी कोरोना काल भी चल रहा है, तो आपको बैंक में बार बार जाना नहीं। आप एक ऐप के थ्रू आप सारे अपने सवालों को, आप अपनी जितनी भी क्वेरीज हैं उन सबको आप इससे निराकरण कर सकते हैं। तो इसको देखते हुए उन्होंने आई स्टार्टअप 2.0 नाम का एक ऐप बनाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में महामारी की तैयारियों के लिए डब्ल्यूएचओ के पैनल के 11 पैनलिस्टों में शामिल किया गया है? डब्ल्यूएचओ के पैनल में 11 पैनलिस्टों में शामिल किया गया है किसको? ऑप्शन है आपके पास सतबीर बेदी, अनीता करवाल, रविकांत, लीना नंदन या फिर प्रीति सूदन। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए क्या रहने वाला है। चलिए इसका आंसर है प्रीति सूदन। प्रीति सूदन जी को 11 पैनलों की लिस्ट में पैनलिस्ट शामिल किया गया है। आगे बढ़ेंगे, इसके बारे में कुछ हम जान लेते हैं। महामारी संबंधी तैयारियों और प्रतिक्रिया के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के स्वतंत्र पैनल ने पूर्व स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूडन, या सूडान लग गया है, को दुनिया भर के 11 पैनलिस्टों में से एक के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए ये तो थे हमारे आज के करंट अफेयर्स के क्विज। अब हम जान लेते हैं कुछ यहाँ पे जानकारियां, कुछ अभी घटनाएं अभी रिसेंट में हुई है आज ही कल में, तो उनको भी देख लेते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री
रघुवंश प्रसाद सिंह जी का निधन हुआ। बिहार के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह का 13 सितंबर 2020 को निधन हो गया था। वे 74 वर्ष के थे। उन्होंने दिल्ली एम्स में आखिरी सांस ली। रघुवंश प्रसाद सिंह साल 1977 से लगातार सियासत में रहे। वे लालू प्रसाद यादव के करीबी और उनके संकट मोचन माने भी जाते हैं। उन्हें पार्टी में दूसरा लालू भी कहा जाता था। वे लगातार 4 बार वैशाली से सांसद रहे। यूपीए सरकार के मंत्री भी रहे। रघुवंश प्रसाद सिंह यूपीए 1 में ग्रामीण विकास मंत्री थे और मनरेगा कानून का असली शिल्पकार इन्हें ही माना जाता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमको क्या मिल गई, मनरेगा जो योजना है ये इन्होंने ही दी थी। मनरेगा योजना के मेन जो सूत्रधार थे वो कौन थे, हमारे रघुवंश प्रसाद सिंह जी थे। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत में बेरोजगारों को हर साल 100 दिन रोजगार मुहैया कराने वाले इस कानून को ऐतिहासिक माना गया था। तो ये किसने दिया था भाई, ये दिया था केंद्रीय मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह जी ने दिया था। चलिए तो आगे बात करेंगे। भाई आईपीएल चालू होने वाला है, अब सभी लोग पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के आईपीएल देखा करेंगे। तो ठीक है, देखिए अच्छी बात है, परंतु अब पढ़ाई भी करना जरूरी है। सभी के लिए बोल रहा हूँ मैं, जरूरी नहीं है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन्हीं के लिए। कुछ बच्चे भी हैं और बच्चों के अलावा कुछ जो अपना काम धाम छोड़ के टीवी देखने लग जाते हैं, आईपीएल में समय खराब करते हैं, उनके लिए भी मैं बोल रहा हूँ देखिए, पर समय पे देखिए, कम देखिए और ज़्यादा हो सके तो अवॉइड करिए, क्योंकि काम जरूरी है। अभी समय खराब चल रहा है, आपकी इकोनॉमी भी डाउन हो चुकी है और पढ़ाई भी आपकी, अगर जो पढ़ने वाले हैं, कंपटीशन दे रहे हैं या फिर स्कूल के बच्चे हैं, वो भी परेशान हो चुके हैं। पढ़ाई उनकी बहुत ही खराब चल रही है अभी, तो अवॉइड करिए। चलिए फिर भी यहाँ पे मैं आपको जो रिसेंट घटनाएं थी इसलिए बता रहा हूँ कि आईपीएल, जिसको इंडियन प्रीमियर लीग 2020 के 13वें एडिशन का आयोजन जो है वो 19 सितंबर से संयुक्त अरब अमीरात यूएई में होगा। इसका फाइनल मुकाबला जो है वो 10 नवंबर को खेला जाएगा। बहुत लंबा चलने वाला है भाई इस बार। 53 दिन तक चलने वाले इस T20 टूर्नामेंट में फाइनल सहित कुल 60 मैच खेले जाएंगे। इस लीग के इतिहास में पहली बार हो रहा है जब आईपीएल 2020 का फाइनल वीकेंड पर नहीं खेला जा रहा है। तो यहाँ पे एक चीज और हमको काम की चीज मिल गई, हालांकि यहाँ से काम की चीज कोई नहीं निकलनी है, पर फिर भी एक चीज यहाँ पे मिल गई है कि फाइनल जो है पहली बार ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे वीकेंड में नहीं खेला जा रहा है। चलिए एक और काम की चीज क्या मिल गई यहाँ पे हमको, ये 13वां एडिशन है। चलिए इसके बाद बीसीसीआई के मुताबिक टूर्नामेंट का पहला मैच पिछली बार के उप विजेता चेन्नई सुपर किंग्स और विजेता मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाना है। चलिए यहां से हमको काम की चीज मिल गई कि ये कई बार एक क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि पिछले आईपीएल या फिर बोल सकते हैं 12वें आईपीएल एडिशन जो था उसके विजेता कौन थे। उप विजेता भी पूछ सकता है, तो विजेता कौन थे, हमारे चेन्नई सुपर किंग्स थे। और विजेता कौन थे, हमारे मुंबई इंडियंस थे। और इनके मालिक कौन थे ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इनके मालिक कौन थी, नीता अंबानी जी थी। चलिए तो 19 सितंबर के दिन पहला मैच खेला जाना है, कहां पर, आबू धाबी में खेला जाएगा। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। योगी सरकार का एक बहुत बड़ा फैसला सामने आ रहा है। यूपीएसएसएफ के गठन की अधिसूचना जारी कर दी गई है। अब ये क्या है ये देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल यूपीएसएसएफ के गठन की अधिसूचना जारी कर दी। इस फोर्स को किसी की भी गिरफ्तारी के लिए वारंट की आवश्यकता नहीं होगी। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी के अनुसार बल का कोई भी सदस्य किसी मजिस्ट्रेट के किसी आदेश के बिना तथा किसी वारंट के बिना किसी व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर सकता है। तो यहाँ पर इन्होंने कुछ अच्छी चीजें भी की हैं, परंतु इसका दुरुपयोग भी हो सकता है। यहाँ पे लोग अपनी खुन्नस भी निकाल सकते हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे आप मजिस्ट्रेट से आदेश नहीं लेना है आपको, या आप किसी भी वारंट के बिना वारंट के आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं। तो ये उन लोगों के लिए ठीक है कि भाई जो लोग अपराधी हैं उनके लिए ठीक है, परंतु इसका मिसयूज भी हो सकता है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से तो ये गलत एक तरीका था, गलत अधिसूचना इन्होंने जारी की है, इसका मिसयूज भी हो सकता है। पर फिर भी ठीक है, योगी सरकार जी ने किया है यहाँ पे, तो हम जान लेते हैं यहाँ पे क्या बता रहा है। इस बल की शुरुआत में पीएससी से 5 बटालियनों का गठन किया जाएगा। इसमें सीधी भर्ती का अधिकार उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं
प्रोन्नति बोर्ड को दिया जाएगा। गृह विभाग के मुताबिक शुरुआत में सुरक्षा बल में 9,919 जवान होंगे। इन पर एक वर्ष में 1747 करोड़ रुपए खर्च करने का अनुमान लगाया जा रहा है। यह सुरक्षा बल का मुख्यालय लखनऊ में होगा। चलिए ठीक है। यूपीएसएसएफ के जवान की स्पेशल ट्रेनिंग कराई जाएगी। इन जवानों को ट्रेनिंग के बाद प्रदेश में उत्तर प्रदेश में मेट्रो रेल, एयरपोर्ट, औद्योगिक संस्थानों, बैंकों, वित्तीय स्थानों, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों, ऐतिहासिक, धार्मिक एवं तीर्थ स्थलों एवं अन्य स्थानों एवं जिला न्यायालयों आदि की सुरक्षा में तैनात किया जाएगा। इतना पैसा खर्च करने के बाद ये इनको कहाँ पे तैनात करने वाले हैं? मेट्रो रेल में, एयरपोर्ट में, औद्योगिक संस्थानों में, बैंकों में और भी ऐतिहासिक धार्मिक तीर्थ स्थलों में करने वाले हैं। तो यहाँ पे इनने यहाँ पे क्या किया कि एक प्रकार की एक गठन की थी, यहाँ पे एक फोर्स की यहाँ पे अधिसूचना जारी की, जिसका मेन काम था ये बिना किसी भी वारंट के किसी भी व्यक्ति को उठा सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं। इनको किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं रहेगा, कोई मजिस्ट्रेट किसी बिना ऑर्डर के इनको नहीं बोल सकता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हमने यहाँ पे जान ली। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये तो था आज का हमारा करंट अफेयर्स। थैंक यू। हमारा क्या आज का करंट अफेयर्स। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। कल की क्लास में मैं डेली आपके लिए लेके आने वाला हूँ, डेली हमारी क्लास रहने वाली है। कल हम फिर पढ़ेंगे कल का करंट अफेयर्स और सारी चीजों को जानेंगे। आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। हमारी क्लास रेगुलर चल रही है। मैथ्स की क्लास भी हमारी रेगुलर चल रही है, साइंस भी चल रही है, सारी क्लासेस हमारी रेगुलर चल रही हैं। थैंक यू।